नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में विज्ञान लेसन 3। इसमें हमने धातु और धातु की भौतिक गुण और रासायनिक गुण इसके बारे में चर्चा कर ली थी और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हमने देख ली थी। और इसमें हमने बताया था कि धातुएं जो क्रिया करती हैं उनकी सबकी क्रियाशीलताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ धातुएं अति क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और इसी आधार पर एक सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया गया है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम अर्थात अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की ओर ये सारणी यहाँ पर बनाई गई है। इसी सारणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यह अधिक क्रियाशील धातु होती हैं। मध्यम जो होती है उसमें एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इस प्रकार की यहाँ पर ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और सबसे जो कम क्रियाशील धातुओं में मरकरी, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। तो इस प्रकार से हम धातुओं को एक विशेष श्रेणी में जमा देते हैं। इससे हमें क्रियाशीलता का पता चल जाता है कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है। फिर ध्यान रखेंगे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम यह अधिक क्रियाशीलता की ओर है, जबकि घटती क्रियाशीलता में एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर ये मध्यम श्रेणी में आ जाती हैं, जबकि मरकरी, सिल्वर और गोल्ड यह निम्न क्रियाशील धातुओं में आती है और यह क्रियाएं बहुत कम करती हैं। इसी के साथ में इसमें प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर यह प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और इन्हें सोल्व करना है। अब धातुएं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, धातुएं और अधातुएं अपनी अभिक्रियाएं कैसे करती हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मक के साथ में धातु की क्रियाएं देखी होगी। धातुएं इस प्रकार से अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण कीजिए। हमने जाना था कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण से उत्कृष्ट गैसें रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम करती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष के पूर्ण होने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ध्यान देना, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संरचना होती है उस परमाणु संरचना का जो बाह्यतम कोष होता है उसे हम संयोजकता कोष कहते हैं। और बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष में पूर्ण रूप से भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं तो वह कोष पूर्ण भरा हुआ माना जाता है, अर्थात इस स्थिति में वह क्रियाशील नहीं रहता है, क्योंकि उसको आयनों की आवश्यकता नहीं होती है या इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती है और वह अभिक्रिया नहीं करती है। जबकि संयोजकता कोष पूर्ण नहीं होने पर वह क्रियाशील होता है। जितना ज़्यादा संयोजकता कोष अपूर्ण रहेगा वो उतनी ही ज़्यादा क्रियाशीलता उसके अंदर में रहती है। उत्कृष्ट गैसें व कुछ धातुएं व अधातु में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास पर ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट गैसें जो होती है उनके विन्यास में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से भरी हुई रहती है, अर्थात 8 होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती हैं, जबकि धातुएं और अधातुएं क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोष में पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता है। यहाँ पर हम समझेंगे आगे। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने M कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोष में इसके बाह्यतम कोष बन जाता है और स्थायी ष्टक उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धनावेश की अधिकता हो जाती है और सोडियम धनायन प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है
और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। और इससे क्लोराइड जो है वो ऋण आयन प्राप्त हमें होता है। और इस प्रकार दोनों तत्वों के बीच में निम्न प्रकार से आदान प्रदान हो जाता है। तो हमने जैसे यहाँ पर कहा कि अंतिम कोष में यदि इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं, यहाँ पर ये पूर्ण होते हैं, तो वह क्रियाशील नहीं होता है। जैसे उत्कृष्ट जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो अंतिम कोष है, चाहे वो एल वाला हो चाहे वो एम वाला हो, वह पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इट मीन्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भरा हुआ है, इसलिए ये कम क्रियाशील होती है। धातु में जो अंतिम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है। 1, 2 या 3 होने की वजह से है यह अभिक्रियाशील रहती हैं, क्योंकि हमें इन्हें अपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अष्टक पूर्ण करना होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी के में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण नहीं है, यहाँ 5, 6, 7 के रूप में है, इसलिए यहाँ पर ये भी अधूरे होते हैं और अधूरे होने की वजह से ये भी क्रियाशील होते हैं। तो विपरीत आवेश होने के कारण से सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित हो जाते हैं, मजबूत स्थिर विद्युत बल से बंध करके सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने की वो बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, सोडियम के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रह जाती, 2 और 8 यानी 10 रह जाती हैं, जबकि क्लोरीन में 17 की जगह 18 यानी 288 हो जाती हैं। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक बन जाता है। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को भी समझते हैं। मैग्नीशियम का जो अंतिम कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को जब त्याग देता है यहाँ पर ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रह जाती है और इस पर धनावेश आ जाता है। क्लोरीन के पास में एक कक्ष खाली रहता है, यानी अंतिम कक्ष में 7 रहते हैं, पूर्ण करने के लिए 1 की आवश्यकता होती है, जबकि मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं और 2 क्लोरीन मिलकर के और MgCl2 का निर्माण कर देते हैं, और इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो MgCl2 होता है। धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, और इस प्रकार से MgCl2 में उपस्थित धनायन व ऋणायन का नाम हम बता सकते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर ये धातु व अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इन्हें हम वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। और इस प्रकार से MgCl2 और NaCl ये सब आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? हाँ देखिए, ये बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए हुए, यहाँ पर ये आयनिक यौगिक, देखो आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण धर्म क्या क्या होते हैं। तो इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है वो धन व ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होने के कारण से आयनिक यौगिक ठोस व कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनके गलनांक और कथनांक भी बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील और केरोसिन में, मिट्टी में, पेट्रोल में, इनमें यह अविलय यानी अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता जरूरी होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, तो जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में
विद्युत का चालन नहीं करते अर्थात कुचालक होते हैं, परंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।